नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग में उपराज्यपाल का फैसला होगा अंतिम। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी। केजरीवाल का आरोप, पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश। जयललिता चुनी गई एआईएडीएम के विधायक दल की नेता, मुख्यमंत्री पद की कल लेंगी शपथ। जीएसटी और भूमि बिल पारित कराना एनडीए सरकार की प्राथमिकता। 1 साल की उपलब्धियों पर वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का वादा तोड़ने का आरोप। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन का दूसरा दिन, रेल पटरियों पर बैठे आंदोलनकारी। दिल्ली मुंबई रूट पर 20 ट्रेनों का बदला रास्ता, सरकार से बातचीत की पेशकश ठुकराई। सऊदी अरब की मस्जिद में आत्मघाती हमला, रॉयटर्स के मुताबिक 30 लोगों की मौत, धमाके में आईएस का हाथ होने का शक। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। केंद्र सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के शासन प्रमुख हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन में अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का ही होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिफिकेशन को दिल्ली के साथ धोखा करार दिया है। केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हुआ। उपराज्यपाल के साथ अधिकारों की लड़ाई में उलझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र पिछले दरवाजे से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। 1 साल पूरा होने की खुशी में उन्होंने देश के और दिल्ली के लोगों को आज ये नोटिफिकेशन तोहफे के रूप में दिया है। तो ये नोटिफिकेशन जारी करने की जो असली कारण है, वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन shall not take any cognizance of offences against officers, employees and functionaries of the central government. केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बिजली पानी के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। हम लोग इतनी बार मिले इन लोगों से, कभी एलजी साहब ने ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली ठीक ठाक है, कभी नहीं पूछा अरविंद सबको बिजली मिल रही है, कभी उन्होंने पूछा सबको पानी में, ट्रांसफर पोस्टिंग हमको दे दो। हालांकि केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक मामला है, न कि राजनीतिक। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि एक क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन जारी करे जो केंद्र सरकार ने किया है, ताकि दिल्ली सरकार अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभा पाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और जमीन के साथ ही प्रशासन संबंधी निर्णय भी अंतिम रूप से उपराज्यपाल ही लेंगे। इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहे तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। संवैधानिक स्थिति में दिल्ली एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर उपराज्यपाल है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट चलाते हैं उपराज्यपाल के माध्यम से। इसमें कोई इफ बट नहीं है। दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। राज्य सरकार नियुक्ति के संबंध में कानूनी सलाह ले रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है। 67 सीटें जीतने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। मन का ये 30 आज उन्होंने निकाल भी दिया और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसका दुख भी जता दिया। लेकिन केजरीवाल खुद भी जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जहां वो उपराज्यपाल को गलत ठहरा रहे हैं, वहां केजरीवाल भी पूरी तरह से सही नहीं दिखते। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं ओम थानवी साहब, जनसत्ता के संपादक हैं। ओम थानवी जी, बहुत स्वागत है आपका। विवाद तो लंबे अरसे से चल रहा है, मैं कहूँ अधिकारों को लेकर, और अब नया एक नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का, क्या वाकई ये अधिकारों की रेखा को मजबूत कर रहा है या फिर कहीं उस विवाद को और ज्यादा तूल, या फिर मैं कहूं कि घी में आग डालने वाला काम करता है? इस घी में आग डालने का काम केंद्र ने किया है। पहले तो केंद्र ने कहा था कि
आपस में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री इसको निपटा लें। केंद्र की इसमें कोई भूमिका नहीं है और उसके बाद केंद्र ने भूमिका अपनी इस ढंग से निभाई है। हैरानी इस बात की है, वो इस बात को समझ पाते हैं केंद्र के कि भारतीय जनता पार्टी खुदा न खास्ता कभी यहाँ पर भी सत्ता में आ सकती है। लोकतंत्र है, तो आप किस मुंह से लोगों के बीच आप जाएंगे अगर आप इस तरह से उनके अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं। जमीन की बात ठीक है, पुलिस की बात ठीक है, आज तक यही सुनते आए थे और डीडीए भी एक है। इसको लेकर के लड़ाई जो है वो लड़ रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि इन चीजों के लिए पूरी स्वायत्त सरकार होनी चाहिए, इन चीजों के लिए हम लड़ेंगे। आज आपने ये भी कह दिया कि लोक व्यवस्था प्रशासन जो है वो भी उपराज्यपाल चलाते हैं क्योंकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी परिभाषा जो बार बार जो इनके समर्थक हैं विद्वान भारतीय जनता पार्टी के जो निकाल के संविधान से लाते हैं, जिस वक्त ये हमारे यहाँ अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे जिनमें बाद में वो कम भी हो गए, वो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि चंडीगढ़ उदाहरण के लिए, वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश उदाहरण बिल्कुल ठीक है। वहां केंद्र का नुमाइंदा जो वहां पे सलाहकार कहलाता है पंजाब के राज्यपाल का जी, तो वो जो सलाहकार महोदय हैं वो पहले चीफ कमिश्नर कहलाते थे, अब सलाहकार कहलाते हैं। वो प्रशासन उनके हाथ में है। यहाँ पर फिर आप चुनाव करवा के क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? चुन करके एक सरकार आई है तो चुनने का मतलब है कि वो शासन जनता का शासन है, तो जनता का जो शासन जो चलाने वाला है उसको आज केंद्र सरकार ही कह रही है कि नहीं उसके हाथ में नहीं है। चुनाव हो गए ठीक है, तो क्यों तो फिर आप चुनाव लड़ते हैं, क्यों दूसरों को चुनाव लड़वाते हैं? अगर उपराज्यपाल महोदय को ही केंद्र के निर्देश से सरकार चलानी है, मेरा मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले कभी के चुनाव में। और अब तक ओमथानी साहब कहा ही जा रहा था कि जो बिजनेस है, वर्क ऑफ बिजनेस का बंटवारा था और एनसीटी एक्ट जो कहता है उसके लिहाज से मुख्यमंत्री की सलाह जरूरी होती है। अर्जेंसी क्लॉज को अगर छोड़ दें तो आमतौर पर यही बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस नए नोटिफिकेशन में क्या आपको लग रहा है कि तमाम पुरानी बातों को ओवररूल कर दिया है या कहीं अभी भी ग्रे एरिया है जिसके चलते उसका फायदा उठाने की कोशिश सभी पक्ष करने में लगे हुए हैं? देखिए, अगर चुनी हुई सरकार है तो उसमें उपराज्यपाल सारी ठीक है, हम मानते हैं कि हर आदेश जो है वो उपराज्यपाल की ओर से निकलता है, लेकिन वो जो कुछ उपराज्यपाल का जो भाषण होता है विधानसभा में उनका अपना थोड़ी होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे ही युवा उपराज्यपाल सरकार की मंशा से काम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के लेकिन सरकार शुरू से, ये जो उपराज्यपाल है वो शुरू से सरकार के साथ में तनातनी लेके चलते हैं। बल्कि सरकार बनने से पहले अगर आपको याद हो 1 साल तक चुनाव कभी भी हो सकता था और हो सकता है केजरीवाल को इतनी सफलता नहीं मिलती, लेकिन वो केंद्र को लगता था कि शायद ये टल जाए चुनाव, हमको फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच पता नहीं जिस किस्म की भी समझ है, तो इन्होंने बराबर उस चुनाव को टाला। एक तनाव का सिलसिला तो तब से शुरू था, फिर जब सरकार बन के आ गई तो ये न उपराज्यपाल को बर्दाश्त हुआ है न केंद्र सरकार को बर्दाश्त हुआ। इतनी करारी यार हमने इतिहास में कभी सुनी नहीं। तो अब आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, वरना ये एक मुख्यमंत्री मुख्य सचिव 10 दिन के लिए किसको लगाता है किसको नहीं लगाता है, और खासकर इसमें चूंकि बड़े उद्यमियों का नाम आ रहा है, ऐसे उद्यमी का नाम आ रहा है जिसके साथ खुद काम कर चुके हैं उपराज्यपाल महोदय, और आरोप है कि जिनको मुख्य सचिव बनाना चाहते थे उनका भी कोई न कोई रिश्ता है। हालांकि उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसकी चर्चा हुई है। पर संदेह है, शंका है अगर केजरीवाल को, तो क्या हर्ज है कि आप उनको कहें ठीक है वो तो उनकी अपनी पसंद का आप अधिकारी रख लीजिए, 10 दिन की बात है। अंततः जो उन्होंने चुना है मुख्य सचिव जो भी विदेश गए हुए वो भी तो सरकार की पसंद के हैं, उपराज्यपाल की पसंद के नहीं है शर्मा। तो 10 दिन के लिए क्यों उपराज्यपाल जो है वो मेरे ख्याल में ऐसे विवाद खड़े करना चाहते हैं, और केजरीवाल तो ये करने के लिए माहिर हैं, वो तो करेंगे, उनके तो स्वभाव में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस विवाद को बढ़ाने के पीछे आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा ये थी कि अधिकार जो है सीमित अधिकार उनको लेकर बहस छेड़ी जाए, लेकिन कहीं इस विवाद को बढ़ाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है अधिकारों के लिहाज से? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उनको फायदा हो रहा है। देखिए वो सीधे मोदी को ललकार रहे हैं, सीधे केंद्र सरकार सामने है, सीधे दिल्ली की इस छोटी सी सरकार और भारी भरकम हाथी की तरह केंद्र की सरकार उसको चुनौती दे रहे हैं, और पूरा मुद्दा देश भर में बन गया है। तो केजरीवाल की सफलता है, क्यों केंद्र सरकार उनके ट्रैप में आए। उनको ठीक है आपको 10 दिन के लिए अधिकारी रखना है, उपराज्यपाल महोदय अगर केंद्र का इतना ही शासन उनके ऊपर है तो कह सकते हैं कि ठीक है इनको रखने दीजिए, ये हमारे लिए कोई बहुत फायदेमंद चीज नहीं है। मेरे ख्याल में केजरीवाल इसमें सफल है, और अखबारों में जो सर्वे आ रहे हैं
जो केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहे थे। हम सब लोग तो अभी उनकी आलोचना ही कर रहे थे बीच में, उनके जो क्रियाकलाप थे। लेकिन इस मामले में नहीं लगता कि हम कहें कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुख्य सचिव ने नियुक्त कर सकते हैं तो इतना बड़ा जन समर्थन लेकर के वो सरकार बना रहे हैं, तो वो क्या खाद चलाना, उनको क्या जवाब दे देंगे लोगों को कि मैं सरकार इसलिए नहीं चला पा रहा हूँ कि मेरे पास में, ये नहीं कह सकते हैं। और वो इस बात का लाभ उठा रहे हैं। इस बात को न केंद्र समझ पा रहा है और न उपराज्यपाल समझ पा रहे हैं। उनके ट्रैप में वो फंसते चले जा रही है केंद्र सरकार इस पूरे विवाद को लेकर। एक ये पहलू और दूसरा पहलू, अगर आप इसको दूसरे तरह से सोचे कि उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, सीधी सी बात है। ओमथानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। Felt that it was a political mistake on the part of the government was Narendra Modi ji wearing the monogram suit. Let's not get into the clothes of things. Let's get into the fabric of the nation as far as building the nation is concerned. Why does a senior BJP ideologue like Mr. Arun Shourie say that the economy is directionless? Gave more of a political touch to his arguments than on merit. Watch To The Point with Union Minister Rajiv Pratap Rudy only on Rajya Sabha television. राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 5% रिजर्वेशन की मांग को लेकर गुर्जरों का आंदोलन एक बार फिर से भड़क गया है। किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जरों ने भरतपुर के रेलवे लाइनों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं और इससे लगातार दूसरे दिन दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। गुर्जर नेताओं ने राज्य की वसुंधरा राजे सरकार की बातचीत की पेशकश भी ठुकरा दी है। नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारियों ने एक बार फिर विरोध की राह पकड़ ली है। आंदोलनकारियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भरतपुर में रेल की पटरियों पर कब्जा जमाए रखा। कई जगह पटरियां उखाड़े जाने की भी खबरें हैं, जिसकी वजह से दिल्ली मुंबई रूट पर कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। इससे एक बार फिर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तो हो रही है, हमारा आगे का शेड्यूल है जो लेट होता जा रहा है। अब मथुरा स्टेशन पे 1 घंटे तक रुकी रही गाड़ी। क्या रीजन है क्या नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। काफी कोटा और 2 स्टेशन के यात्री थे, वो भी इतने परेशान हुए हैं और कितने घंटे लेट चल रही है, कहां पहुंचे कोई माहिती नहीं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है कि 5% आरक्षण नहीं मिलने तक गुर्जर समुदाय रेल की पटरी नहीं छोड़ेगा। गुर्जर नेताओं ने राज्य सरकार से बातचीत की मांग भी ठुकरा दी है कि अब की बार आखिरी बार, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारी मांग है, मूल मांग 5% आरक्षण अंडर 50, जिसमें से 1% मिल चुका, 4% विद बैकलॉग। भरतपुर के आसपास सड़कों पर भी यातायात में रुकावट पैदा हुई है। प्रशासन ने भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। गुरुवार रात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक भी बुलाई थी। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गुर्जर आरक्षण का मामला पेचीदा है और यह हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नहीं, हमारा स्टैंड शुरू से एक ही है। कोई भी हमसे मिलना चाहे वो मिले, प्रतिनिधि भेजें, जिसको भेजें मिलने के लिए सरकार ने कभी अपना रास्ता बंद नहीं किया। आज भी खुला है, जब चाहे जिस समय चाहे जिससे मिलना चाहे मिल सकते हैं। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन 2008 से चल रहा है और पुलिस के साथ कई बार हुए संघर्षों में अब तक 72 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल राज्य में पिछली सरकारों ने गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग में 5% आरक्षण दिया था, लेकिन राजस्थान में 49% आरक्षण पहले से था और संवैधानिक सीमा के तहत 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी के चलते गुर्जरों को सिर्फ 1% आरक्षण मिल रहा है। गुर्जर आरक्षण को अदालत में चुनौती दी गई थी और यह मामला फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताया है। सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यक्रमों की आलोचना के लिए विपक्ष को आड़े हाथ भी लिया। केंद्र की एनडीए सरकार ने 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की औपचारिक शुरुआत कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी बिल और भूमि कानून में संशोधनों को सरकार की प्राथमिकता बताया। There is absolute clarity with regard to the direction in which the government wants to go.
और वो जो दिशा है, दैट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक रेगुलर इंटरवल्स पे, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली और अ वीकली बेसिस, decisions are being taken in the direction which will augment growth and promote development. वित्त मंत्री ने बीते एक साल में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास और बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए सरकार और खर्च करेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले एक साल का शासन पूरी तरह पारदर्शी रहा है। A very important highlight of this government has been to give a corruption-free administration to this country. सरकारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी, ये जो आम नागरिक की इच्छा है, वो हमने एक वर्ष में करके दिखाया। उधर कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने आरोप लगाया कि पिछले एक साल में सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। देखिए, पहले तो देश में निराशा आज है। लोगों के साथ झूठे वायदे किए गए, वायदा खिलाफी की गई। आज हर क्षेत्र में विफलता है। सरकार के दावे खोखले हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार 26 मई को एक साल पूरा कर रही है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएम के सुप्रीमो जे जयललिता कल सुबह 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के रोसैया ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। उधर मुख्यमंत्री पद से ओ पनीरसेल्वम का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। एआईएडीएम के विधायक दल की बैठक में जयललिता को नेता चुना गया तो समर्थकों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने जयललिता को नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। बिजली मंत्री एनआर विश्वनाथन ने इसका समर्थन किया। समर्थकों को इस फैसले का पता चला तो वो जश्न में डूब गए। Feeling very happy. Tamil Nadu really has deserved the best, and Amma coming back will make Tamil Nadu again #1 state in India. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने राज्यपाल के रोसैया से मिलकर इस्तीफा सौंपा। जयललिता ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रियों की सूची सौंपी। लंबे समय के बाद ये पहला मौका था जब जयललिता सार्वजनिक रूप से नजर आई। जयललिता चेन्नई की आरके नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस सीट से एआईएडीएमके के विधायक पी वेत्रिवेल रविवार को इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले साल 27 सितंबर को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को इस मामले में बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनता परिवार के विलय की तस्वीर अभी साफ नहीं हो सकी है। विलय पर आगे की बातचीत के लिए आज बुलाई गई बैठक नहीं हो पाई। बताया जाता है कि बैठक अब 28 मई को हो सकती है। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार चुनाव से पहले जनता परिवार का विलय चाहते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर उनके और लालू प्रसाद यादव के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बिहार के सीट बंटवारे पर रास्ता निकालने के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया था। शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक का समय तय था, लेकिन आखिरी समय में इसे टाल दिया गया। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष शरद यादव ने बैठक टालने की वजह नीतीश कुमार की सेहत ठीक न होना बताया। उनको आना था लेकिन आंख में उनको दिक्कत है। उधर बीजेपी ने कहा कि जनता परिवार का विलय बेमानी है। It is for them to decide if they want to get together. As far as the Janta Parivar is, it seems to be more a paper announcement, and every time there is something in terms of a merger, there are always two statements in the next few weeks speaking about delays or pointing towards what are the problems in it. जनता परिवार के विलय की कोशिशें बिहार में बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करने के लिए हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद इस विलय में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्य भी जनता परिवार के विलय पर आश्वस्त नहीं बताए जा रहे हैं।
पिछले दिनों राज्यसभा में पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जनता परिवार के विलय में अभी कई अड़चने हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं समाज को जगाने का काम करती हैं और उनकी रचनाओं से ही जेपी आंदोलन को दिशा मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से जुड़े एक समारोह में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रकवि जातिवाद के घोर विरोधी थे और उन्होंने इसे खत्म करने, सशक्त और विकसित बिहार का सपना भी देखा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की दो महत्वपूर्ण रचनाओं परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रकवि को याद किया। मार्च 1961 को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। समारोह में राष्ट्रकवि दिनकर के परिजन, साहित्यकार और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी। आयोजन समिति के अध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर ने साल भर चलने वाले समारोह की जानकारी दी। गीतकार प्रसून जोशी ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया। उनकी कविताओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सशक्त धारा है। विशेष रूप से संस्कृति के 4 अध्याय में संपूर्ण भारत के इतिहास को सरलता के साथ प्रस्तुत कर गागर में सागर भरने का सफल प्रयास कवि ने किया है। जहां पर आप भाषा की और विचार की एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां मैं अभी भी बहुत जरूरी समझता हूं कि जब तक हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे आज के भारत को दिनकर जी की रचनाएं जब तक उन तक नहीं पहुंचेंगी तो साहित्य का सही स्वरूप उन तक नहीं पहुंचेगा। राज्यसभा के सदस्य रहे राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। राष्ट्रवाद, आक्रोश और क्रांति उनकी रचनाओं की पहचान है। इसके चलते उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब में आज हुए एक आत्मघाती धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पूर्वी प्रांत अल कातिब की शिया मस्जिद में हमला हुआ। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज के लिए यहां पर इकट्ठा हुए थे। नमाज के बीच में ही हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और लोगों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना नैतिक के साथ संवैधानिक दायित्व भी है। बेंगलुरु में आज 15वीं ऑल इंडिया पीपल्स साइंस कांग्रेस के उद्घाटन मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबी, भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवाद अब भी विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देकर ही इन बाधाओं पर पार पाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के मुताबिक विज्ञान को बढ़ावा देकर सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है और वर्तमान चुनौतियों से लड़ने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, मशहूर वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित CNR राव और इसरो के पूर्व चेयरमैन UR राव भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि आधुनिक और प्रगतिशील देश बनने के लिए नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी। बेंगलुरु में 15वीं ऑल इंडिया पीपल्स साइंस कांग्रेस के दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान को बढ़ावा देकर ही सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। The use of science and scientific method is essential for socio-economic development through research in industry and agriculture and a search for truth through experiment.
इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में दखल है और विज्ञान के सदुपयोग से मानवता की सेवा की जा सकती है। जो यहाँ जो सोच होती है वो आदमी को मारने की बात नहीं है, आदमी को जीवनदान कैसे मिले इसके बारे में सोच करने के लिए आप सब पधारे हैं। जाने माने वैज्ञानिक और भारत रत्न CNR राव ने भी विज्ञान की भूमिका पर अपनी बात रखी। इस दौरान इसरो के पूर्व चेयरमैन UR राव भी मौजूद थे। हर 2 साल में आयोजित होने वाली ये साइंस कांग्रेस 4 दिनों तक चलेगी। इसका आयोजन ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस कांग्रेस, कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद और भारत ज्ञान विज्ञान समिति मिलकर करती है। प्रशांत पांडे, बेंगलुरु, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।